तो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, इसमें भी मैंने आधा चैप्टर डिस्कस किया था क्योंकि जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, सब आराम से चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे। अभी 1 महीने का टाइम आपके पास पड़ा ही हुआ है। तो हमने डिस्कस कर लिया था पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। आज हमें पढ़ना है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता है। आज हमें पढ़ना है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलता रहे। और ये सेटेड पेपर 2 में जो एसएसटी पूछी जाएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है, तो भूमि कर लिया करते थे राजा। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो कि हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के मंत्री थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के राज्य के मंत्री थे हरिसेन, और इन्होंने ही हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, इनसे पहले इनके पिता मुख्य न्याय अधिकारी थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कथन व कारण की दृष्टि से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। ठीक है, बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो ये जो पैरा है ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, हरिसेन क्या क्या काम करते थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो क्या था, मुख्य न्याय अधिकारी थे ये। ठीक है, महादंड नायक जिसे बोलते हैं, उसके साथ साथ ये क्या थे, एक महत्वपूर्ण मंत्री थे तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। कौन, हरिसेन। ठीक है, जो कि किसके राज्य के थे, समुद्रगुप्त के राज्य के। ठीक है, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायसथो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेना नायक कौन होते थे। ठीक है, तो सेना नायक कौन होते थे, राजा को सैनिक सहायता देने का काम करते थे सेना नायक। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे से युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है। सामंत कौन कहलाते थे, सेना नायक ही एक तरह से क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। ये युद्ध के लिए हथियार भी जुटाने का काम करते थे, सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे। भूमि इनको दान में दी जाती थी, उसी भूमि पर ये कर वसूलते थे और इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, सेना नायक सामंत के बारे में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेना नायक कौन होते थे, सेना नायकों का क्या काम रहता था, सामंत क्या कहलाते थे, तो ये सब जो है पॉइंट इस पैराग्राफ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा किसे कहते थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते थे। ठीक है, और इसके बारे में किसमें पता चलता है, पल्लवों के अभिलेख में पता चलता है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ठीक है, इन सभाओं का क्या काम था, उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम कराना इन सभा का काम था। तो जैसे पूछ लेगा दक्षिण के राज्यों में सभाएं,
ठीक है, ऐसे ही करके एक इसने कथन लिख दिया। उसके बारे में इसने पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट, सभाओं के बारे में हमें अभिलेखों से पता चला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दिया, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। तीसरा पॉइंट, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों के देखरेख आदि का काम करते थे। चौथा पॉइंट, तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपका पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जिन इलाकों के भूस्वामी, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों का काम करती थी। तो इस पैराग्राफ में यहां से लेकर करती थी, यहां तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों से तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो उसके उदाहरण भी देख लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नाटकों में उन्होंने राज दरबार के जीवन का चित्रण किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इस सबसे ज्यादा जो कालिदास से इंपॉर्टेंट है पूरा नीचे तक, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कालिदास ने सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, और इसमें दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की युवती का एक प्रेम कहानी है। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। और इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात कही गई है। ठीक है, पूरा यहाँ से कालिदास से लेकर पूरा नीचे तक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अब देखते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, तो ये एक नाटक का दृश्य दिखाया गया है अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री का शियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस चीनी तीर्थयात्री का ध्यान उन लोगों पर गया जिन्हें शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो फा शियन, ठीक है, फाशियन तीर्थयात्री था, उनका ध्यान जो है लोगों की दुर्गति पर भी गया था। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, इन्होंने जो लिखा है वो भी देख लीजिए। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये आप समझ के रूप में देख सकते हो। बाकी तो इंपॉर्टेंट यही है कि चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली अछूत मानते थे। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये भी पूछ लेगा, इसने लोगों के बारे में ये वाक्य लिखा है कि बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए पूरा यहां तक बचाते थे। किसने लिखा है ये? तो फाशियन ने। ठीक है, आगे देखिए। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, ये भी देख लेते हैं। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। ये इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। तो जब राजा कहीं जाते थे यात्रा करने तो वो ये सब चीजें लेकर चलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते, बैल
इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो ये जो लिखा है, ये किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, बाणभट्ट ने राजा की सेना के बारे में ये पूरा एक वाक्यांश लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी थी, ये चीनी तीर्थयात्री फाशियन ने लिखी थी। और ये जो पूरा वाक्यांश लिखा है राजा की सेना के बारे में, ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक बार आप नज़र डाल सकते हो कि जब राजा की सेना चलती थी तो वो क्या क्या सामान लेकर चलती थी, जब राजा लंबी यात्रा में जाते थे तब। ठीक है, और गांव की क्या दुर्दशा होती थी जब राजा की सेना वहां से गुजरती थी। तो एक नज़र आप इसमें भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आज ये वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और नेक्स्ट हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा 10वां चैप्टर। ठीक है, तो अब हमारी ये हिस्ट्री एनसीईआरटी खत्म होने वाली है। जल्दी ही ये खत्म होने के बाद हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।